समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट इंजीनियर बाबू। मैं हूं ऋषभ और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पाइथन प्रोग्रामिंग। तो अभी तक हम लोगों ने 3 यूनिट पाइथन प्रोग्रामिंग कवर कर रखी है, ठीक है। देन इस वाले वीडियो में हम लोग का जो मेन मोटिव होने वाला है वो है यूनिट 4 को कवर करना। तो यूनिट 4 में बेसिक क्या है, यूनिट 4 में सीवो एराटोस्थेनिस एल्गोरिदम है। ये दिस इज बेसिकली एन एल्गोरिदम एंड फाइल इनपुट आउटपुट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फाइल इनपुट आउटपुट क्या होता है, पूरा सिस्टम क्या होता है फाइल इनपुट आउटपुट का, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा जिससे कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए अबाउट द होल टॉपिक, ओके। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक द वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा ताकि सबकी हेल्प हो सके एंड ऑल्सो हम भी मोटिवेट हो सकें ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ओके, and press the bell icon also so that you can never miss any update from our sites whenever we push any other videos, okay। इन केस आपको कोई और वीडियो चाहिए या कोई और सब्जेक्ट के बारे में कोई भी क्वेरी करनी है या आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, राइट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग अपने टॉपिक 1 के साथ। तो टॉपिक 1 जैसा कि हम लोग का यूनिट का टाइटल है सीवो एराटोस्थेनिस। एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन अगर थोड़ा गलत हो जाए मेरे से तो माफ कर दीजिएगा। वैसे तो इसको एराटोस्थेनिस ही बोलते हैं, एराटोस्थेनिस, ठीक है, एराटोस्थेनिस। सीवो एराटोस्थेनिस एक एल्गोरिदम है। अभी क्या एल्गोरिदम है इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सीवो एराटोस्थेनिस इज एन एंशिएंट एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग ऑल प्राइम नंबर्स अप टू एनी गिवन लिमिट। मतलब कि अगर आपको कोई भी एक लिमिट दी हुई है जैसे 1 से लेकर के 100 तक, ठीक है, तो इसके बीच में आपको प्राइम नंबर फाइंड करना है। तो वो प्राइम नंबर फाइंड करने के लिए एक एल्गोरिदम बनाई गई थी, बहुत पुरानी एल्गोरिदम है, दैट इज सीवो एराटोस्थेनिस, ओके। इफ यू डोंट नो व्हाट प्राइम नंबर आर देन फर्स्ट, अगर आपको ये नहीं पता प्राइम नंबर क्या होता है तो सबसे पहले पता कर लेते हैं कि प्राइम नंबर होते क्या है, ठीक है। सो प्राइम नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1 कॉल्ड प्राइम नंबर्स। मतलब वो नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो सकते हैं या फिर 1 से डिवाइड हो सकते हैं। मतलब कोई और उनको वो डिवाइड कर ही नहीं सकता है ना, वो होते हैं प्राइम नंबर। अब ऐसे नंबर कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। 2, 1 से 100 तक की जो काउंटिंग होती है ना उसमें सारे प्राइम नंबर्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ये सारे मेंशन्ड है, तो आप देख सकते हो। टू एक प्राइम नंबर है क्योंकि 2 खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। एक्चुअली 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं। आप ये चेक कर लो कि कोई नंबर खुद से डिवाइड हो, मतलब किसी और नंबर से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 2 किसी से डिवाइड नहीं होता, 3 किसी से डिवाइड नहीं होता, 5 किसी से डिवाइड नहीं हो सकता, 7, 11, 13। अब यहाँ बीच में 9 नहीं है ना। आप सोचो कि ये तो अरे ऑड लिख रहे हो सर आप, नहीं 9 नहीं है क्योंकि 9 को तो 3 डिवाइड कर देगा। फिर 11, 11 के बाद 13, 15 नहीं है क्योंकि 15 को भी 5 और 3 दोनों डिवाइड कर देंगे। सिमिलर वे में ऐसे ही आगे चलता रहता है। जो भी नंबर खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं और कोई उनको डिवाइड नहीं कर सकता, वो प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ऑल दो प्राइम नंबर को फाइंड करने के मल्टीपल मेथड्स हम लोग लूप की हेल्प से प्राइम नंबर फाइंड कर सकते हैं वेदर नंबर इज प्राइम और नॉट। बट अभी क्या है ना, सीवो एराटोस्थेनिस एक ऐसी थोड़ी इजी एल्गोरिदम है और बहुत ही पुराने टाइम की एल्गोरिदम, काफी टाइम से हम लोग यूज करते चले आ रहे हैं। तो इसलिए इसको एक एज अ टॉपिक बना दिया गया पाइथन में। एक्चुअली आपको मैं बता दूं कि ये थोड़ा सा बहुत मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये टॉपिक कई बार ना आपके इंटरव्यूज वगैरह में भी पूछ लिया जाता है कि बता दीजिए सीवो एराटोस्थेनिस एल्गोरिदम के बारे में कुछ बताइए या एक क्वेश्चन सम करके दिखाइए, ओके। ऑल्दो यहाँ पे वर्किंग लिखी हुई है मैंने सीवो एराटोस्थेनिस की, बट अभी ये वर्किंग जस्ट थ्योरेटिकल वे में आप रखो ताकि आप जब कोई भी नोट्स में आओ तो आप ये सारी चीजें पढ़ पाओ, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली जंप करूंगा आपको ये समझाने के लिए कि इसकी वर्किंग क्या होती है एक्चुअली। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल में बेसिकली क्या है कि हम लोग के पास एक रेंज है। रेंज क्या है, 1 to 50, कि हम लोग को 1 से 50 के बीच में जो भी प्राइम नंबर हैं वो फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, ऐसी टेबल बना ली। जस्ट समझना है आपको, ठीक है। अभी आपको नहीं देखना अरे कंप्यूटर में टेबल कैसे बनेगी सर, कोड में कैसे होगा। एक्चुअली हम लोग ये कोडिंग के बेसिस पे नहीं जा रहे, हम लोग थ्योरेटिकल नॉलेज देख रहे हैं पूरे पाइथन की, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अब 1 तो ले नहीं सकते, 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। उसके बाद में उसको 50 की रेंज तक जो भी रेंज दी है वहां तक ले लिया।
उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, ये देखते हैं कि जो भी मैक्सिमम रेंज है उसके सबसे पास में कौन सा स्क्वायर है। जैसे मैक्सिमम रेंज इसकी क्या है, 50। 50 के पास सबसे सबसे जो 50 के पास सबसे क्लोज स्क्वायर है, मतलब कंप्लीट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, वो कौन सा है? 49। तो 49 एक पूर्ण वर्ग है। तो ये किसका हो सकता है वर्ग? 7 का। मतलब ये 7 का स्क्वायर हो सकता है ना। तो आप 7 तक के सारे काउंट करोगे। चलिए, मैं अगर आपको ये ना बताऊं तो भी मैं आपको समझाता हूँ। आपको यहाँ 2 से शुरू करना है, ठीक है। आपको एक तरफ से शुरू करना है, यहाँ से आपने शुरू किया 2 से। तो अब आपने जैसे ही आप इस पे आओगे, इसको ट्रेड करोगे, तो आप इसको कर दोगे मार्क। मैंने इसको मार्क कर दिया। इसको मार्क करने के बाद जो जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है पूरी लिस्ट में, आप उनको ही मार्क कर दोगे। तो मैंने 4 मार्क कर दिया, मैंने 6 मार्क कर दिया, मैंने 8 मार्क कर दिया। सॉरी, आप 2 को मार्क नहीं करोगे, माय बैड, क्योंकि आप तो 2 पे हो ना। तो 2 से जो भी डिवाइड हो रहा है आप उनको मार्क कर दोगे। मैंने 10 मार्क कर दिया, मैंने 12 मार्क किया, 14 मार्क किया, 16 मार्क किया, 18, 20, 22, सॉरी 23 तो नहीं करना, क्योंकि 23 तो 2 से डिवाइड होगा ही नहीं ना। देन उसके बाद 24 मैंने मार्क किया, मैंने 26 मार्क किया, 28, मतलब जो भी सारे इवन नंबर्स हैं हमें वो मार्क करने हैं। क्यों मार्क करने हैं? क्योंकि वो सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल है। तो अगर वो 2 से डिविजिबल है तो वो प्राइम कैसे हो सकता है? समझ रहे हो? कि अगर कोई भी नंबर डिविजिबल हो गया तो वो प्राइम कैसे हो सकता है? तो अब हमने 2 से डिविजिबिलिटी चेक कर ली, 2 से जो भी डिविजिबल थे सारे मार्क हो गए। देन हम लोग जंप करते हैं 3 पे। अब 3 से कितने नंबर डिविजिबल है, अब उनको मार्क करते हैं। अगर वो मार्क है तो उनको हमें नहीं देखना है। अब 3 से देखते हैं कौन सा छूट गया। ये 9 छूट गया। 9 के बाद क्या छूटा? 15 छूट गया। 15 भी 3 से डिवाइड हो जाता है। देन उसके बाद 21 छूट गया, ये भी तो डिवाइड हो जाता है। फिर 27 छूट गया, ये भी तो डिवाइड होता है। देन उसके बाद 33, ये भी डिवाइड हो जाता है। एकदम सही बात है। देन 39, ये भी हो जाता है डिवाइड। ओके। फोर देन 45, 45 डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 45 भी डिवाइड हो जाता है। देन 49 नहीं होता। 47 नहीं होता। तो 3 से जो भी डिविजिबल थे वो हमने कर लिए मार्क। देन हम लोग 5 की तरफ जंप करते हैं कि 5 से जो भी डिविजिबल है वो उनको मार्क करते हैं, ठीक है। 5 से क्या क्या डिविजिबल है? बचे क्या क्या है? 7 बचा है, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, ये जो भी वो भी बचे ना। अब जो भी 5 से डिविजिबल है उनको मार्क करते हैं। इस रो में तो कोई नहीं है। इस रो में कोई है? नहीं है। इस रो में कोई है? 25 है ना। 25 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। देन इस रो में कुछ नहीं बचा। फिर इस रो में 35 है ना, तो 35 भी डिवाइड हो जाएगा 5 से, ठीक। अब इस रो में बाकी तो कोई है नहीं, ठीक है। तो सारे 5 से डिविजिबल हमने मार्क कर लिए। देन उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? अब 7 जंप करते हैं ना 7, क्योंकि जो भी चीज मार्क होगी उसको हम लोग को ड्रॉप करना है। हमें इसको नहीं देखना कि 4 से डिविजिबिलिटी नहीं चेक करनी, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर है ही नहीं ना। 7 पे आए हम लोग। 7 से डिविजिबल कौन हो सकता है? नीचे आते हैं, 21। 7 से 14, 21, ठीक है। देन उसके बाद में 28 नहीं है, ठीक है। फिर 28 के बाद में 35 नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद 42 हो चुका है मार्क, ठीक है। देन अब बचा क्या? 7 7 जा 49। तो 49 को हम लोगों ने मार्क कर दिया। अब उसके बाद देखिए क्या बचा हमारे पास। हम लोग को इस कहाँ तक जाना था? हम लोग को 7 तक ही क्यों जाना था? जो मैं आपको स्टार्ट में बता रहा था ना, कि उसके लीस्ट जो सबसे, मतलब जो सबसे नियरेस्ट स्क्वायर होगा, कंप्लीट स्क्वायर। मतलब ये 7 का स्क्वायर सबसे नियरेस्ट है ना, 49। तो हमको सिर्फ 7 तक ही काउंटिंग करनी है, उसके आगे हम लोग को जाने की नीड नहीं है। हम लोग को सारे प्राइम नंबर मिल जाएंगे। ये एक एनालॉजी ही है। ये एक मतलब फैक्ट ही आप समझ लीजिए। अब जो भी नंबर्स मिले हैं ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, आप एक बार चेक कर सकते हो। देखो 2, 3, 5, 7, मैच करवाते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 11, 13, 17, ठीक है। अब देखिए, देन उसके बाद देखिए यहाँ पे 19, 23, 29, 23, 29, 31, 37, 31, 37, राइट। 41, 43, 47, 41, 43, 47। तो आप देख लीजिए, सारे मैंने मार्क कर दिए। अब ये जो येलो से मार्क है सारे प्राइम नंबर है।
जो ऊपर लिस्ट दी हुई थी उसमें से सारे प्राइम नंबर हम लोगों ने निकालिए टिल 1 to 50 विद द हेल्प ऑफ सीवो इरोटोस्टेनेस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इनकेस आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ओके, डोंट वरी, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आपको डरने की कोई नीड नहीं है, और ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, घबराना नहीं है। ओके, देन हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टाइटल जो है ना अपनी यूनिट का, उसकी तरफ, जो कि है फाइल इनपुट आउटपुट। या फाइल इनपुट आउटपुट क्या होता है, चलो ये भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बताओ फाइल क्या होती है, पता? ठीक है, देख लेते हैं। बिफोर मूविंग टुवर्ड्स फाइल इनपुट आउटपुट, एक्चुअली आईओ मीन्स इनपुट आउटपुट ही होता है, ठीक है। इनकेस आपने कोई भी मतलब, ऑल दो आपने पढ़ा ही होगा, सारे सब्जेक्ट्स पढ़े ही होंगे सीएस के, तो आपको पता ही होगा आईओ क्या होता है। बट अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, आईओ का मतलब इनपुट आउटपुट होता है, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप की लैंग्वेज होती है ना, वैसे ही कंप्यूटर की भी लैंग्वेज होती है। आईओ मतलब इनपुट आउटपुट। बिफोर मूविंग टुवर्ड्स फाइल इनपुट आउटपुट, फर्स्टली वी आर गोइंग टू टेक टॉक अबाउट फाइल। कि अब ना फाइल इनपुट आउटपुट से पहले हम लोग को ये पता चल जाए कि फाइल क्या होती है। A file in a computer is a location for storing some related data. कंप्यूटर में एक ऐसी लोकेशन होती है फाइल जहाँ पे हम लोग कुछ डेटा स्टोर कर सकते हैं। इट हैज अ स्पेसिफिक नेम, उसका कुछ नाम हो सकता है, ठीक है। अब सपोज कीजिए ये जो फाइल्स बनी हुई है, ये फाइल्स, इन फाइल्स के अंदर आप कुछ भी स्टोर करते हो। जैसे कोई एक रिलेटेड फाइल हो गई, कोई केस की फाइल होती है ना, कोई भी पुलिस स्टेशन में केस की फाइल होती है कि इस जहाँ पे उस बंदे का नाम लिखा होगा, ये बंदे का नाम था, उसके अंदर उसके केस रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स रखे होंगे, ठीक है। तो ये फाइल क्या कर रही है, फाइल क्या कर रही है, कुछ डेटा को अपने अंदर स्टोर कर रही है। तो फाइल इज अ प्लेस वेयर वी कैन स्टोर डेटा, सम रिलेटेड डेटा, ऑब्वियसली कोई भी से आलतू फालतू डेटा नहीं। अब हर फाइल का एक नाम होता है। जैसे आप अपने लैपटॉप में भी, अपने मोबाइल में भी कोई ना कोई फाइल बनाते हो, कोई फोटो क्लिक करते हो तो उस फोटो का भी कुछ नाम होता है ना, ऐसे ही हर फाइल का एक नाम होता है, ठीक है। The files are used to store data permanently on a non-volatile memory, such as hard disk. अब फाइल्स जो होती हैं वो इसलिए यूज की जाती हैं ताकि जो आपका डेटा है वो परमानेंट मेमोरी में स्टोर कर सको आप, या नॉन वोलेटाइल मेमोरी में यूज कर सको, स्टोर कर सको, सॉरी। अब नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है और वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है रैम, प्राइमरी मेमोरी। जो मेमोरी मतलब अपने अंदर सिर्फ डेटा को तभी लाती है जब उसका एग्जीक्यूशन हो रहा होता है। जैसे एक मोबाइल में रैम कितनी होती है, 6 GB 4 GB, ठीक है। 6 GB 4 GB इंग्लिश हो गया, सॉरी फॉर दैट। 6 GB 4 GB होती है ना। तो ये क्यों, और रोम उसी की जगह रोम बोल दो, या आप बोल दो हार्ड डिस्क या स्टोरेज, वो कितनी होती है, 64, 128, 256, 1 TB। तो ऐसा क्यों, रैम कम क्यों देते हैं लोग? क्योंकि रैम होती है वोलेटाइल मेमोरी, रैम होती है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है, मतलब वोलेटाइल मेमोरी, आप बेसिकली ये बोल सकते हो जब आप पीसी ऑफ करते हो या मोबाइल ऑफ करते हो, तो उस मेमोरी में जो कुछ भी है सब इरेज हो जाता है। जैसे सपोज करो आपने कुछ भी चलाया हुआ है अपने फोन में, रिसेंट टैब्स में खुला हुआ है, आप फोन ऑफ कर दोगे तो रिसेंट टैब्स तो हट जाएंगे ना, ऑब्वियसली। तो क्योंकि वो वॉलेटाइल मेमोरी में थी। बट फोटो तो डिलीट नहीं हो जाएगी आपके फोन स्विच ऑफ करने से। वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी में थी, वो सेकेंडरी मेमोरी में थी, वो हार्ड डिस्क मेमोरी में थी, ठीक है। तो फाइल इसीलिए यूज की जाती है ताकि हम लोग डेटा को सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर सकें, राइट। तो फाइल का यूज भी आपको समझ आ गया। चलिए, अब फाइल के ना कुछ ऑपरेशंस होते हैं या कुछ फंक्शंस होते हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पाइथन हैज अ बिल्ट इन फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन हम लोग के पास ओपनिंग, कोई फाइल को ओपन कैसे करें, ठीक है। पाइथन हैज अ बिल्ट इन ओपन फंक्शन टू ओपन फाइल्स फ्रॉम द डायरेक्टरी, ठीक है। एक डायरेक्टरी में से फाइल ओपन करने के लिए पाइथन के पास एक बिल्ट इन फंक्शन है ओपन, ये उस फंक्शन का नाम है, ठीक है। टू आर्ग्यूमेंट्स दैट आर मेनली नीडेड बाय द ओपन फंक्शन आर फाइल नेम, एक्सेस मोड। अब ओपन फंक्शन कोई फाइल को ओपन करने के लिए या क्रिएट करने के लिए हम लोग को दो आर्ग्यूमेंट्स चाहिए होते हैं मेनली। एक तो नाम कि उस फाइल का नाम क्या है, और दूसरा चाहिए होता है एक्सेस मोड कि उस फाइल को कैसे कैसे एक्सेस किया जा सकता है। व्हाट आर द एक्सेस मोड? अब एक्सेस मोड क्या क्या होते हैं, रीड राइट अपेंड, कि वो फाइल सिर्फ रीडिंग के लिए है या उसमें कुछ राइट भी किया जा सकता है, ठीक है। या राइट करना और अपेंड करना क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। राइट करने का मतलब होता है यू कैन अपडेट समथिंग, ठीक है। मतलब जैसे जैसे समझो ये पीडीएफ आपको दिया है मैंने, ठीक है। तो आपके पास इसकी क्या है, एक्सेस एक्सेस राइट क्या होगी आपके पास, आप इसको रीड कर सकते हो, इसमें डेटा चेंज तो नहीं कर सकते, है ना। बट मेरे पास क्या राइट है इसमें, मैं इस पूरे डेटा को कहीं भी चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहूंगा मेनली हटा के यहाँ पे कुछ भी लिख दूंगा, ग्रामरली लिख दूंगा, ठीक है। मैं चाहूंगा यहाँ पे नीडेड हटा के मैं नीडेड लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास राइट है कि मैं इसमें राइट कर सकता हूँ। देख रहे हो आप, मेरे पास राइट मतलब मेरे पास
परमिशन है दैट आई कैन राइट ऑन दिस फाइल, ठीक है। सिमिलर वे में अब अपेंड क्या होता है, अपेंड का मतलब होता है कि मैंने अपने एम्प्लॉय को फाइल दी, मैंने बोला जो पुरानी चीजें हैं उनको हाथ नहीं लगाओगे तुम नई चीजें ऐड कर सकते हो। जैसे इस पूरी फाइल में कोई भी काम आप नहीं छेड़ सकते हो, बट आप इसमें कुछ लिख सकते हो एंड में। तो अपडेशन नहीं कर सकते हो, एडिट मतलब अपडेट कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप अपना कुछ ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक एक्सेस मोड्स होते हैं फाइल के। अब फाइल को ओपन करने के लिए कुछ सिंटेक्स होता है। जैसे फाइल ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट मतलब एक वेरिएबल बन गया, फिर हम ओपन फंक्शन का यूज करेंगे, यहाँ पे फाइल नेम प्रोवाइड कर देंगे और फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा के एक्सेस मोड कि किस मोड में आप उस फाइल को एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है। सिंपल है, एक ओपन फंक्शन है, आपको थोड़ा सिंटेक्स याद करने की नीड है। आप एग्जाम में इतना लिख दोगे ना तो मार्क्स चल के आएंगे आपके पास, चल के। एग्जामिनर सोचेगा बहुत आता है इसको, भले आता कुछ ना, नहीं मजाक कर रहा हूँ, बहुत आता है आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, एफ एक वेरिएबल है, ओपन यूज किया, ये एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। एक हम लोगों ने करंट डायरेक्टरी में फाइल खोली, ठीक है। उस फाइल का नाम क्या दिया, टेक्स्ट डॉट डॉट टी एक्स टी, मतलब एक टेक्स्ट फाइल खोली हमने, टी एक्स टी क्योंकि दिया ना तो टेस्ट डॉट टी एक्स टी दिया, वो फाइल खोल ली, ठीक है। फिर दूसरी फाइल हम लोगों ने खोली जिसमें पूरा पाथ दे दिया हम लोगों ने। अब इस वाले से क्या मतलब है, इस वाले से क्या मतलब है, ये आपको समझना है। तो आपको, मुझे तो लग रहा है आपको कंप्यूटर चलाना थोड़ा सीखना पड़ेगा, बट मैं जनरल जनरल बता दूं तो मतलब एक जैसे डायरेक्ट ये एक करंट फोल्डर एक बना होगा ना, उस फोल्डर में फाइल क्रिएट कर देगी पहले लाइन, और दूसरी वाली लाइन जो पूरा पाथ दिया है, मतलब ये सी ड्राइव के पाइथन 27 फोल्डर के अंदर जाके क्रिएट करेगी, ओके। मतलब इसको पूरा एड्रेस दे दिया है विद पिन कोड विद लैंडमार्क, एंड ऊपर वाले में सिर्फ नॉर्मल एड्रेस दिया है, ओके। तो दैट्स इट। उसके बाद हम लोग के पास क्या है, क्लोजिंग अ फंक्शन इन पाइथन। अब कोई फंक्शन कोई फाइल को क्लोज करने के लिए भी कुछ फंक्शन होगा ना, जैसे कि कुछ ओपन करने के लिए कोई फंक्शन हो सकता है, तो क्लोज करने के लिए भी कुछ होगा। फिर उसके बाद अब क्या होता है, क्लोजिंग के का मतलब क्या है इसमें, जब हमारा काम निकल जाता है तो हम फाइल को बंद कर देते हैं। हमारा कोई काम हो गया, हमें कुछ पढ़ना था, कोई केस के बारे में जानना था पुलिस को, तो पुलिस क्या करती है, उस फाइल को लेती है, पढ़ती है, फिर बंद कर देती है। मतलब बंद तो नहीं करती है, उसके बारे में तहकीकात करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, देन बंद करती है, ठीक है। सो दैट मीन्स वंस आवर वर्क इज डन विद द फाइल वी क्लोज द फाइल। मतलब हम लोग का फाइल के साथ कोई काम हो गया तो हम फाइल बंद कर दें, इजी। Python comes with a garbage collector responsible for cleaning up the unreferenced object from memory. We must not rely on it to close a file. Python के पास ऑल्दो एक गार्बेज कलेक्टर होता है जिससे कि हम लोग ये सारी क्लीनिंग कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की, बट फिर भी हमको खुद से क्लोज करना होता है। प्रॉपर क्लोजिंग ऑफ फाइल फ्रीज ऑफ द रिसोर्स हेल्ड विद दिस फाइल। मतलब अगर आपने कोई एक फाइल खोली हुई थी, उस फाइल को प्रॉपरली क्लोज करोगे तो वो जो जो रिसोर्सेज यूज कर रही वो सारे फ्री हो जाएंगे, ठीक है। द अगर आप प्रॉपर क्लोज कर रहे हो, तो अगर क्लोजिंग आपकी अच्छे से नहीं होती है तो वो सारे रिसोर्सेज अभी वर्किंग स्टेट में रहेंगे, आपका फोन हैंग करेगा, आपका पीसी हैंग करेगा। द क्लोजिंग ऑफ फाइल इज डन विद द बिल्ट इन फंक्शन क्लोज। अब जो क्लोजिंग होती है वो एक क्लोज फंक्शन की हेल्प से होती है, ठीक है। इट इज लाइक वंस you are done scrolling reels, you close Instagram, and if you do not close it properly, it will rely on your memory and do not free it, ठीक है। तो अब समझो कि आप जैसे रील्स देख रहे थे, आप रील्स देख चुके हो तो आप इंस्टाग्राम बंद कर देते हो, अगर आप बंद नहीं करते हो तो आपके रिसेंट मेमोरी में पड़ा रहता है ना, तो मेमोरी में कहीं ना कहीं स्पेस खा रहा है, ठीक है। तो सिमिलर वे में फाइल को भी हम लोग क्लोज कर देते हैं ना। इसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स में फाइल ऑब्जेक्ट है, मतलब ये फाइल का नाम है या वेरिएबल का नाम है, आप बोल सकते हो। देन उसके बाद डॉट क्लोज, दैट्स इट। मतलब कोई फाइल बनाई उसको ऐसे क्लोज कर सकते। अब इसमें एग्जांपल हम देख लेते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले हमने यहाँ फाइल ओपन की, डब्ल्यू बी का मतलब राइटिंग एक्सेस, ठीक है, आप ये बोल सकते हो। एफ क्लोज, बस यहाँ पे फाइल खुली, यहाँ पे फाइल बंद हो गई, दैट्स इट, नॉट वेरी मच टफ, ओके। देन हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, ओपन करना पढ़ लिया, ठीक, क्लोज करना पढ़ लिया, चलो भाई, अच्छी बात है। ओपन करके क्लोज कर देंगे, क्या कुछ करेंगे ही नहीं, करेंगे ना, राइट करेंगे। तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं राइटिंग के बारे में, राइटिंग टू अ फाइल ऑपरेशन, ठीक है। एक फाइल में कैसे राइट करेंगे, कैसे चीजें ऐड करेंगे, कैसे लिखेंगे, ठीक। तो देखिए, आफ्टर ओपनिंग अ फाइल वी हैव टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस इन द फाइल, हियर वी विल परफॉर्म द राइट ऑपरेशन, ठीक है। तो जब फाइल को ओपन करते हैं तो कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन क्या होता है, कुछ लिखोगे तभी पढ़ पाओगे, तो सबसे पहला ऑपरेशन राइटिंग हो गया, ठीक है। In order to write into a file, we have to open it with write mode.
अब अगर आपको कोई फाइल में कुछ लिखना है तो फाइल की एक्सेस मोड जो है वो राइट मोड होनी चाहिए या अपेंड मोड होनी चाहिए, ठीक है। राइट मोड क्या होती है, अपेंड मोड क्या होती है, मैंने जस्ट अभी भी 25-30 सेकंड पहले बताया, आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ कुछ दिया हुआ है, तो देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक फाइल खोल ली राइट मोड में, ठीक है, डब्ल्यू लिखा है ना यहाँ पे, डब्ल्यू मतलब राइट मोड। राइट मोड में एक फाइल खुल गई है इस वाली लाइन में, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, एफ डॉट राइट, सिंपली राइट फंक्शन का यूज किया, उसके अंदर एक स्ट्रिंग लिख दी, फिर राइट फंक्शन यूज किया, दूसरी स्ट्रिंग लिख दी, तीसरी स्ट्रिंग, चौथी स्ट्रिंग। जैसे हम लोगों ने क्या किया, एफ डॉट राइट करके, एफ क्या है, एफ इज अ वेरिएबल ऑफ फाइल या फाइल ऑब्जेक्ट, ये 4 लाइनें हमने लिख दी। देन उसके बाद फाइल को क्लोज कर दिया। अब जैसे हम लोगों ने इसको चलाया, इस टेक्स्ट हम लोग टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी के अंदर गए, ठीक है, तो हम लोग को ये मिला, टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी में ये सारी चीजें पड़ी हुई थी। ओके, तो इसका मतलब क्या है, जो भी हम लोगों ने राइट किया था वो फाइल में ऐड हो गया। तो दैट इज बेसिकली राइटिंग ऑपरेशन, ठीक। जैसे एक छोटी बच्ची बगल में बनी हुई है आपके, ये छोटी बच्ची क्या करती है, आपकी कॉपी खुलती कुछ लिखती है ना, सिमिलर वे में कंपाइलर भी करता है, इंटरप्रेटर करता है पाइथन का, ठीक है ना। अब हम लोगों ने राइट कर लिया, राइट करने के बाद क्या होता है, कुछ राइट करोगे तो पढ़ोगे भी तो, राइट करके क्या पढ़ा रहेगा, नहीं ना। तो रीडिंग ऑपरेशन, रीडिंग फ्रॉम अ फाइल ऑपरेशन, की फाइल में से कैसे रीड कर सकते हैं डेटा को, या कुछ भी अपनी कोई भी चीज में हमने हम लोगों ने लिखी है तो उसको कैसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू रीड फ्रॉम अ फाइल वी मस्ट ओपन द फाइल इन द रीडिंग मोड। अब फाइल में कुछ से कुछ रीड करना है तो हमको उसको रीडिंग मोड में खोलना होगा, ऑब्वियसली, जैसे राइटिंग राइट करने पे राइटिंग मोड में खोलना होता है। वी कैन यूज रीड साइज मेथड टू रीड द डेटा स्पेसिफाइड बाय साइज। ये रीड साइज मेथड मतलब रीड एक मेथड है, उसके अंदर हम लोग साइज प्रोवाइड कर सकते हैं कि इतना डेटा हमको रीड करना है, ठीक है। इफ नो साइज इज प्रोवाइडेड इट विल एंड अप रीडिंग टू द एंड ऑफ द फाइल। अगर साइज आप नहीं देते तो पूरी फाइल को रीड करेगा। जैसे ये बंदा है, इसका नाम है चतुर, ठीक है। इसको अगर आपने बोल दिया कि बेटा डेली 2 पेज पढ़ना है, तो डेली 2 पेज पढ़ेगा। लेकिन क्योंकि ये चतुर है, अगर आपने उसको नहीं बताया तो अपना दिमाग इसमें चलाया छोटा सा, तो ये क्या करेगा, पूरी पूरी बुक को एक साथ पढ़ेगा और फिर हैंग कर जाएगा, फिर इसकी डेथ, ठीक है। तो वैसे ही क्या है, जब रीड फंक्शन को आप साइज देते हो कि आपको इतना डेटा रीड करना है तो वो उतना ही डेटा रीड करता है, बट अगर आप साइज देना भूल जाते हो, इफ नो साइज इज प्रोवाइडेड इट विल एंड अप, मतलब वो क्या करता है, पूरी फाइल को रीड करता है, ठीक है। द रीड मेथड इनेबल्स अस टू द रीड द स्ट्रिंग्स फ्रॉम एन ओपन फाइल। अब रीड मेथड क्या करता है, एक कोई फाइल ओपन है, उसमें से कोई आप मतलब कोई भी स्ट्रिंग्स को रीड कर सकते हो। ओके, फाइल ऑब्जेक्ट, अभी सिंटेक्स क्या है इसका, फाइल ऑब्जेक्ट मतलब फाइल का नाम, फिर डॉट लगाना है, देन उसके बाद रीड लिखना है, उसके अंदर आप साइज दे सकते हो और आप साइज नहीं भी दे सकते हो। अगर आपको पूरी फाइल रीड करनी है तो आप साइज नहीं दे सकते हो, कोई नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब जरा एग्जाम्पल की तरफ बढ़ लेते हैं। सबसे पहले फाइल को ओपन करते हैं, फाइल ओपन किया, रीड मोड में एक फाइल ओपन हो गई है, ठीक है। इस फाइल में कुछ भी लिखा हुआ है, अपने को मतलब नहीं है। फिर हम लोगों ने क्या किया, रीड 7, रीड फ्रॉम स्टार्टिंग 7 बाइट्स ऑफ डेटा, मतलब स्टार्टिंग के 7 बाइट ऑफ डेटा आप रीड करोगे। तो ये क्या कर दिया इसने, राइटिंग, मतलब 7 कैरेक्टर, 7 7 बाइट का मतलब 7 कैरेक्टर, एक कैरेक्टर 1 बाइट का होता है, ठीक है। तो स्टार्ट के 7 कैरेक्टर आप रीड करोगे, इस लाइन में ये लिखा था, तो स्टार्ट के 7 कैरेक्टर रीड हो गए, ठीक है, राइटिंग आ गया। फिर उसके बाद क्या लिखा था, एफ डॉट रीड, रीड नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या, जब ये 7 रीड कर चुका है, रीड नेक्स्ट 6 बाइट, तो उसके बाद अगले 6 रीड करेगा, ये नहीं कि फिर शुरू के 6 वो लिख के दे देगा राइटिंग, ठीक, जी हटा के नहीं, वो उसके आगे के लेगा, फिर राइटिंग टू द, एक यहाँ पे स्पेस भी काउंट होगा एज अ कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे 6 कैरेक्टर है। ओके, तो ये हो गई रीडिंग। अगर आप साइज नहीं देते हो तो जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं सारी आ जाएंगी। ओके, तो आई होप आपको फाइल इनपुट आउटपुट के बारे में थोड़ा बहुत समझ आया होगा। इनकेस आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम लोग बताने का ट्राई करेंगे। सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज असर्शन। असर्शंस क्या होते हैं, ठीक। तो एक्चुअली असर्शंस के वैसे तो काफी सारे मतलब होते हैं, बट अब पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। पाइथन assertions in any programming language are the debugging tools that help in the smooth flow of code. These are basically, मतलब ये एक debugging tool होते हैं आप बोल सकते हो एक तरह से, या ऐसे टूल होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग एरर वगैरह फाइंड कर सकते हैं अपने कोड में, ठीक है, या टेस्टिंग कर सकते हैं बेसिकली। जैसे कि क्या हो सकता है कि हम लोग को एक बेटर आइडिया मिल जाए कि सामने वाला बंदा यहाँ अपना क्लाइंट है, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, तो आपको पता होना चाहिए ना कि वो क्लाइंट
मतलब वो सॉफ्टवेयर क्रैश नहीं करेगा, उसके लिए आपको कुछ टेस्टिंग करनी होगी उसकी, है ना। जैसे आप क्या करते हो, पनीर की सब्जी बनाए तो मटर पनीर, तो मम्मी को पता ना चले कि नमक ज़्यादा है या कम है, उसके लिए आप पहले टेस्ट करते हो उसको, है ना, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए, बाद में एरर ना आए कि पता चला आपने टेस्ट नहीं किया था, नमक आपने 2 बल्ली डाल दिया, वो कुछ और ही बन गया। चलिए छोड़िए, उसकी तरफ नहीं जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। खाने का मन होगा। दे आर यूज जस्ट बिफोर द स्टेटमेंट वी वांट टू चेक टेस्ट। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये जो असर्शंस होते हैं, ये उस स्टेटमेंट, जैसे ये कोई स्टेटमेंट थी, इस स्टेटमेंट को चेक करना है कि ये स्टेटमेंट सही से चल रही है, तो असर्शंस को जस्ट इसके पहले हम लोग लिख देते हैं। ओके, नाउ if the statement is wrong then assertions throw an error and stop the program's execution। अब अगर वो स्टेटमेंट, जो दो स्टेटमेंट लिखेंगे ना, इनिशियल स्टेटमेंट अगर रॉन्ग है तो असर्शन क्या करेगा, प्रोग्राम एक एरर फेंकेगा कि हाँ भाई ये वाली तुम्हारी रॉन्ग है, और ये वाली जब रॉन्ग है तो प्रोग्राम का पूरा एग्जीक्यूशन रोक देगा, आगे प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर स्टेटमेंट ट्रू होती है मतलब सही होती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रोग्राम जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ग्राफ भी बना हुआ है, इसमें क्या है, प्रीवियस कोड है, मैं प्रीवियस कोड से कोई मतलब नहीं, ऊपर क्या लिखा था, कुछ मतलब नहीं, कुछ भी लिखा। फिर हम लोगों ने क्या किया, असर्शन कंडीशन डाली एक स्टेटमेंट के पहले, मान लो यहाँ स्टेटमेंट लिखी थी, उसके पहले असर्शन स्टेटमेंट डाली, उस स्टेटमेंट का रिजल्ट अगर ट्रू आया मतलब स्टेटमेंट सही है, तो प्रोग्राम कंटिन्यू टू रन, प्रोग्राम चलता रहेगा नीचे की तरफ को। बट अगर उसका रिजल्ट फॉल्स आता है तो वो क्या करेगा, असर्शन स्टॉप्स प्रोग्राम एंड गिव्स असर्शन एरर, प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा और एरर थ्रो कर देगा। ओके, अब एग्जाम्पल के तौर पे क्या है आपके पास, यहाँ पे एक्चुअली एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कंपाइल टाइम एरर, सिंटैक्स एरर। ठीक है, कंपाइल टाइम एरर और सिंटैक्स एरर के बारे में हम जानने वाले हैं यहाँ पे। तो क्या है, a इज इक्वल टू 3 इफ a लेस देन 4। अब यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं दिया हुआ है, ठीक है हम लोगों ने, तो ये एक सिंटैक्स एरर आई कि इनवैलिड सिंटैक्स, ये आउटपुट आया। ठीक, देन जीरो डिवीजन एरर, तो जीरो डिवीजन एरर 5 डिवाइड बाई जीरो कर दिया, तो यहाँ पे एक एरर आया। तो ये एक्चुअली यहाँ पे assumptions तो पहले से ही हो रहा है, ये मैं आपको जस्ट एरर बता रहा हूँ कि एरर कैसी आती है। ठीक है, तो ये assertions पाइथन अपने आप इंटरनली कर ले रहा है। ओके, पाइथन का इंटरप्रेटर assertions अपने आप लगा लेता है, अपने आप चेकिंग कर लेता है, तभी तो आपको ये मिलती है, तभी तो आपको ये एरर मिल रही है, जीरो डिवीजन एरर। एक्चुअली जीरो डिवीजन एरर क्या होती है कि आप कोई भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हो तो आंसर आता है इन्फिनिटी, तो एक प्रोग्राम कभी भी इन्फिनिटी आंसर नहीं देता। ठीक है, तो कोडिंग में क्या होता है, जब भी आप कोई नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे तो आपका एक एरर थ्रो हो जाएगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं जीरो डिवीजन एरर। ओके, तो यहाँ पर दो एरर हम लोगों ने डिस्कस कर ली, सिंटैक्स एरर और जीरो डिवीजन एरर। तो बेसिकली असर्शन का काम यही होता है, एरर को बताना कि हाँ इस वाली लाइन में एरर है। राइट, ना अब वो तो हो गया कि पाइथन क्या करता है इंटरनली। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सेप्शंस एंड एक्सेप्शंस हैंडलिंग। एक्सेप्शंस क्या होते हैं, एक्सेप्शंस हर क्लास में होता है, हर कॉलेज में होता है, हर स्कूल में होता है, जिनको बोलते हैं अपवाद, जो होते हैं अनोखे, जो होते हैं सबसे अलग। ठीक है, बट प्रोग्राम में, पाइथन में ऐसा नहीं होता। While writing a program, we often end up making some error। अब जब भी कोई कोड लिखता है, आप 2000-3000 लाइन का कोड लिखोगे, कुछ ना कुछ एरर आएगी, ऑब्वियस सी बात है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एरर दैट कैन अकर इन अ प्रोग्राम। यहाँ पे बहुत टाइप की एरर होती है जो प्रोग्राम में आ सकती है। ठीक है, सम आर कंपाइल टाइम एरर्स, सम आर रन टाइम एरर्स। नाउ कंपाइल टाइम एरर्स जो होती हैं वो सिंटेक्स एरर होती है मोस्टली। देन सिंटेक्स एरर मतलब कोई भी, जैसे सेमी कॉलन मिस कर दिया था आपने, तो वो क्या है, कंपाइल टाइम एरर है। जैसे 5/0 लिख दिया था आपने, तो वो क्या था, वो एक कंपाइल टाइम एरर। जैसे आप कंपाइल करोगे तो एजर्शन की हेल्प से एक एरर आपको मिल जाएगी, तो वो होती है कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, देन कुछ रन टाइम एरर होती हैं जिनको बोलते हैं एक्सेप्शन, दैट आर ऑल्सो नोन एज लॉजिकल एरर। ठीक है, तो अब देर आर वेरियस रन टाइम एरर्स इन पाइथन। अब पाइथन में कई सारी होती हैं एरर्स। ठीक है, जैसे फाइल नॉट फाउंड एरर, जीरो डिवीजन एरर, इम्पोर्ट एरर। सॉरी फॉर दैट कि मैंने आपको बोल दिया था जीरो डिवीजन एरर कंपाइल टाइम एरर में होती, मेरी गलती। जीरो डिवीजन एरर जो है वो रन टाइम एक्सेप्शन होती। ठीक है, तो एक्सेप्शंस में क्या है, फाइल नॉट फाउंड एरर, जीरो डिवीजन एरर और इम्पोर्ट एरर। ठीक है, अब क्या फाइल नॉट फाउंड मतलब आप कोई फाइल को सर्च कर रहे थे, कोई ओपन कर रहे थे, वो नहीं मिली, तो ये एरर आ जाएगी, ये एक्सेप्शन आ जाएगी। और जैसे 5/0 किया, 1/0 किया, 2/0 किया, तो जीरो डिवीजन एरर आ जाएगी। अब इम्पोर्ट एरर में क्या, आप कोई मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर रहे थे, कोई पैकेज को इम्पोर्ट कर रहे थे, वो पैकेज एग्जिस्ट नहीं करता, तो इम्पोर्ट एरर आ जाएगी। ठीक है,
पाइथन क्रिएट्स एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट फॉर एवरी अकरेंस ऑफ दीज रन टाइम एरर्स। अब जब भी ये रन टाइम एरर आती है ना, तो पाइथन एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है, ठीक है। द यूजर मस्ट राइट अ पीस ऑफ कोड दैट कैन हैंडल द एरर। अब यूजर को चाहिए होता है कि हम एक पीस ऑफ कोड लिखें जो कि उस एरर को हैंडल कर सके। इफ इट इज नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग द एरर, प्रोग्राम प्रिंट अ स्टेटमेंट बैक टू द एरर अलॉन्ग विद द डिटेल्स। अब अगर वो हैंडल नहीं हो सकती है तो क्या करते हैं, एक एरर बता देते हैं, एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि हाँ भाई इस लाइन में एरर, इसको सही कर लो। जैसे आप समझो, ये तीन दोस्त हैं, आपके दोस्त हैं, ठीक है। आपका ये दोस्त गलती करता है, आपका ये दोस्त गलती करता है, आप शरीक हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप क्या करते क्या हो, आप अपने दोस्तों को छोड़ देते हो? नहीं छोड़ते हो ना, आप क्या करते हो, उनको समझाते हो, उनकी आदतों को सुधारते हो, है ना। क्या करते हो, उनकी जो एक्सेप्शन है, उनकी जो एरर्स हैं, उनको हैंडल करते हो। ना कि आप कोड को मतलब या आप रिश्ते खत्म कर देते हो, दोस्ती खत्म कर देते हो। तो ऐसा क्यों हो कि एक एरर आए और प्रोग्राम पूरा रुक जाए? उसको हैंडल तो करना पड़ेगा ना हम लोग को, कि कोई एरर आई है इन केस, तो प्रोग्राम पूरा ना रुके, सिंपल एक स्टेटमेंट आ जाए। जैसे हम लोग उनको एक सिंपल एक स्टेटमेंट देके समझा देते हैं, वैसे एक स्टेटमेंट आ जाए और यूजर को समझा दिया जाए कि सर आपने ये गलती कर दी है। ओके, तो इसलिए हम लोग एक्सेप्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हैं, ठीक। नाउ एग्जांपल के तौर पे कंपाइल टाइम एरर, सिंटेक्स एरर है, इसको तो हम लोग देख चुके हैं। और ये जीरो डिवीजन एरर भी हम लोग देख चुके हैं। तो ये जीरो डिवीजन एरर बेसिकली एन एक्सेप्शन है, ठीक है। नाउ एक्सेप्शन हैंडलिंग की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में बेसिकली क्या है, whenever any error occurs during the execution of program, then program stops executing। अगर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे कोई भी एरर आती है तो प्रोग्राम क्या करता है, एग्जीक्यूट होना रोक बंद कर देता है, ठीक है। इट इज नॉट गुड कोडिंग स्टैंडर्ड बट वन एरर इंटरप्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ होल प्रोग्राम, ठीक है। कि ऐसा भाई सही नहीं है, कोडिंग अच्छी नहीं आप कर रहे हो कि अगर आपकी एक एरर से पूरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुक जा रहा है। इसलिए हम लोग कुछ ब्लॉक्स यूज करते हैं। वी यूज सम ब्लॉक्स टू हैंडल द एक्सेप्शंस। वो ब्लॉक्स होते हैं ट्राई एंड एक्सेप्ट, ठीक है, ट्राई एंड फाइनली, दैट्स इट। तो ट्राई एंड एक्सेप्ट क्या होता है, पाइथन प्रोवाइड्स अ ट्राई स्टेटमेंट फॉर हैंडलिंग एक्सेप्शंस। अब क्या होता है, जैसे हम समझो कि आपको पता है कि एक पीस ऑफ कोड ये इतनी लाइन है, ये इतनी लाइन है, ठीक है, इनमें एरर आ सकती है। तो आप क्या करोगे, इनको एक ट्राई ब्लॉक से क्या रैप कर दोगे कि हाँ ये ब्लॉक है, ये ट्राई ब्लॉक डाल दो कि आप इस कोड को ट्राई। अब इंटरप्रेटर क्या करेगा, अगर इस वाले कोड में कोई एरर आती है तो आपके पास एक और एक्सेप्ट ब्लॉक पड़ा होगा, जिस एक्सेप्ट ब्लॉक में कुछ लिखा होगा कि हाँ भाई एरर ये है, ठीक। जैसे मान लो आपका दोस्त है वो नाली में गिर गया, ठीक, तो आपके पास उसके पास उसके लिए एक एरर होगी कि हाँ आज उसने की होगी, आपके पास एक स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका दोस्त नाली में गिरा, ये वाला मूवमेंट अकर हुआ, आप क्या करोगे, आपके पास एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि उसने पी होगी, ठीक। सिमिलर वे में अगर ट्राई के अंदर कुछ भी होता है प्रॉब्लम, तो वो तुरंत जाता है एक्सेप्ट ब्लॉक के पास। तो एक्सेप्ट ब्लॉक क्या करेगा कि एक स्टेटमेंट अपने अंदर रखे होगा, जो स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगी जब इसमें इस वाले कोड में कोई एरर आती है। तो इससे क्या होगा कि अगर इस कोड में कोई एरर आ रही है तो प्रोग्राम स्टॉप नहीं होगा, उसका कंट्रोल इस वाले ब्लॉक में चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कि हमने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। तो इस ये किसकी हेल्प से, ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक की हेल्प से, ठीक है। तो जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे एक सिंटेक्स लिखा हुआ है, वो सिंटेक्स हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ क्या है, जो भी ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करना चाहते हैं ना, वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इस वाली जगह पे। ये ट्राई के अंदर, ये ट्राई है, इसके अंदर ये ब्लॉक बना के लिख देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद एक्सेप्ट एक्सेप्शन वन, इफ देयर इज एक्सेप्शन वन एग्जीक्यूट दिस। अगर एक्सेप्शन वन आती, कोई भी एक्सेप्शन का नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। तो अगर जीरो जेड लिख देता हूँ, मैं जीरो लिख देता हूँ, चलो। अगर यहाँ पे जीरो डिवीजन एरर आती है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक। बट अगर यहाँ पे दूसरी कोई एक्सेप्शन आती है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज अगर कोई एरर नहीं आती है, मतलब इन दोनों में से, तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, इजी। जिससे क्या होगा कि अब प्रोग्राम का कंट्रोल नहीं गया कहीं, मतलब प्रोग्राम रुका नहीं। कोई एरर आई तो उसका कंट्रोल इन तीन बेसिस पे, इन तीन कंडीशन के बेसिस पे डिवाइड हो गया। ये एरर आएगी तो ये चलेगा, ये एरर आएगी तो ये लिख के आ जाएगा, ये एरर आएगी तो ये लिख के आ जाएगा। जैसे अगर आपका बैटरी लो का एरर होता है, बैटरी कम है तो बैटरी लो की एरर आती है ना, ये नहीं आती है कि फोन साइलेंट हो गया।
तो ट्राई एंड एक्सेप्ट भी समझ लिया हम लोगों ने। अब जो दूसरा ब्लॉक होता है वो होता है ट्राई एंड फाइनली। अब ट्राई एंड एक्सेप्ट में क्या होता है कि जब इस वाले में कोड में कुछ एरर आई तभी ये चलता है, अगर कोई एरर आई नहीं तो एक्सेप्ट चलेगा ही नहीं। बट फाइनली में क्या होता है कि इस वाले कोड में एरर आई तो भी फाइनली चलेगा, इस वाले कोड में एरर नहीं आई तो भी फाइनली चलेगा। फाइनली का मतलब ये होता है कि जो सबसे लास्ट में चलता है, ठीक। The try statement in Python has optional finally clause that can be associated with it. अब try के साथ आप finally clause को associate कर सकते हो obviously. The statement written in finally clause will always be executed by the interpreter whether the try statement raises an exception or not. जो मैंने बताया कि अगर try statement को exception दे रहा है या नहीं दे रहा है, no matter, जो interpreter है वो finally clause को execute करेगा ही करेगा. With the try clause we can use either except or finally but not both. अब क्या है ना, अब ट्राई के साथ हम लोग एक्सेप्ट और फाइनली में से कोई एक ही यूज कर सकते हैं, दोनों यूज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज द एल्स क्लॉज अलॉन्ग विद द फाइनली क्लॉज। अब क्या फाइनली के साथ आप एल्स नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे देखो आपने एल्स यूज किया था, तो फाइनली के साथ एल्स यूज नहीं करोगे, फाइनली सिर्फ एक होगा कि जब सब कुछ हो गया तो फाइनली क्या करना चाहते हो आप, ठीक है। जैसे नहीं कि आप कोई भी वेबसाइट विजिट की या कोई भी आपने सॉफ्टवेयर बनाया तो एक बंदा आया उसने पूरा सब कुछ कर लिया, या आप समझो आप कोई गेम खेल रहे थे, गेम खेल रहे थे आप समझो, राइट, आप कोई गेम खेल रहे थे, गेम से बेटर कोई एग्जांपल हो नहीं सकता। उस गेम में आपकी डेथ हो गई, मर गया आप, आपका कैरेक्टर मर गया, तो जब आपका कैरेक्टर मर जाएगा तो एक क्या लिख के आता है, गेम ओवर। आप जीत जाते हो तो क्या लिख के आता है, गेम ओवर। तो गेम ओवर तो लिख के आना ही आना है, तो वो क्या हुआ, फाइनली कि वो तो चलना ही चलना है, समझा। ठीक है, तो अब क्या है ना, देयर आर सम बिल्ट इन एक्सेप्शंस रिटन बिलो। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है जो नीचे लिखी हुई है। पहला है लुकअप एरर। तो लुकअप एरर बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे हम लोग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड कर देते हैं। जैसे एक हम लोग के पास लिस्ट थी 3 एलिमेंट की, तो हम लोग चाहते हैं ए3 देखना कि ए लिस्ट का थर्ड इंडेक्स का हमको एलिमेंट दे दो, ठीक है। इसमें इंडेक्स कितनी है बता दो आप। इसकी हाईएस्ट इंडेक्स ही दो है सर, 0 1 2, 0 1 2। तो इसमें 3 तो है ही नहीं, तो ये होगी इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर। तो इसको बोलते हैं लुकअप एरर, कि आप कुछ लुक कर रहे थे वो मिला ही नहीं। फिर होता है टाइप एरर। टाइप एरर में क्या होता है कि दो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के बीच में आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, ठीक। यहाँ पे देखिए टू, ये स्ट्रिंग, ये कैरेक्टर है, सॉरी फॉर दैट, ये स्ट्रिंग नहीं है, कैरेक्टर। प्लस करके मैं लिख रहा हूँ 2, ये एक इंटीजर है, दैट इज अ न्यूमेरिक वैल्यू। तो एक कैरेक्टर और न्यूमेरिक को आप ऐड कर ही नहीं सकते, तो ये आएगी टाइप एरर, ओके। देन एक्सेप्शन अर्थमेटिक एरर। अब यहाँ पे अर्थमेटिक एरर जो मैंने आपको बताया, जीरो विद डिवीजन एरर, कोई भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, ओके। फिर उसके बाद असर्शन एरर। असर्शन एरर के बेसिकली असर्शन मैं आपको बता चुका हूँ, वो तो कंपाइलर ही जनरेट करता है या इंटरप्रेटर जनरेट करता है। एक्चुअली मैं कंपाइलर इसलिए बोल देता हूँ कभी कभी, क्योंकि अदर अदर कई कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होती है, और हम लोग यहाँ पर्टिकुलर पाइथन के बारे में बात जरूर कर रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आपको अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ने में भी कभी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों बोल देता हूँ। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, पाइथन में इंटरप्रेटर ही यूज होता है, ओके। इंटरप्रेटर क्या होता है आपको नहीं पता है तो आप जाके सबसे पहला वीडियो देखिए उन लोगों की यूनिट का, यूनिट 1 का वीडियो, उसमें आपको इंटरप्रेटर के बारे में मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, डीप डाउन करके। देन होती है एक एट्रीब्यूट एरर, कि आपने एट्रीब्यूट कुछ ऊपर यहाँ पे कुछ वैल्यू दी है, नीचे पास की नहीं। जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करना था, बट आपने फंक्शन कॉल के दौरान उसको पास किया ही नहीं, ठीक है। तो ये होती है ऑब्जेक्ट एरर। तो उसकी जगह क्या चला जाता है, गार्बेज वैल्यू चली जाती है, कि भाई तुमने कुछ नहीं दिया तो कूड़ा चला जाएगा, राइट। तो ये थे एक्सेप्शंस और एक्सेप्शन हैंडलिंग। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा, क्योंकि ज्यादा तो खैर मुझे भी समझ नहीं आता, तो आपको कैसे आएगा। जोक्स अपार्ट, सो हम लोग मूव करते हैं मॉड्यूल्स की तरफ, कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, बहुत देर से चल रहा है, मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल इंपोर्ट किया, मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं किया। तो मॉड्यूल होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है। अ मॉड्यूल इज अ फाइल कंटेनिंग पाइथन डेफिनेशंस, स्टेटमेंट्स। a module can define functions, classes and variables। एक मॉड्यूल ऐसी फाइल होती है, देखिए फाइल है जो अपने अंदर पाइथन की डेफिनेशन, स्टेटमेंट, फंक्शन, क्लास, वेरिएबल, सारी चीजें, मतलब ओवरऑल पाइथन का पूरा कोड स्टोर करती है, ठीक है। इट अलाउज अस टू लॉजिकली ऑर्गेनाइज आवर पाइथन कोड। ये हम लोग को अलाउ करता है जिससे कि हम लोग पाइथन के कोड को ऑर्गेनाइज कर सके, अच्छे वे में रख सके, ठीक है। जैसे एक फाइल
जैसे कि सबका एक फोल्डर होता है ना, सबका एक फोल्डर होता है, डॉक्यूमेंट फोल्डर होता है। फोल्डर में पीसी में बात नहीं कर रहा हूँ, फोल्डर इन टर्म्स आपके पास एक फोल्डर होता है जिसमें आपके बचपन से लेकर अभी तक के सारे रिपोर्ट कार्ड रखे होते हैं ना। तो वो किस लिए होते हैं, ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सको। सिमिलर में पाइथन में कोड को ऑर्गेनाइज कर सको, उसके लिए मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। द फाइल नेम इज मॉड्यूल विद द नेम suffix, द फाइल नेम इज द मॉड्यूल नेम विद द सफिक्स डॉट पाई अपेंडेड। आप कोई भी फाइल नेम में डॉट पाई लगा दोगे तो मॉड्यूल बन जाएगा, ठीक। मॉड्यूल कैन ऑल्सो इंक्लूड रनेबल कोड, ग्रुपिंग रिलेटेड कोड इनटू मॉड्यूल्स मेक द कोड इजियर टू अंडरस्टैंड द यूज, ठीक है। अब मॉड्यूल के अंदर रनेबल कोड मतलब चलने वाला कोड भी हो सकता है। बेसिकली इसको आप बोल सकते हो कि एक टाइप का कोड हमने एक अलग जगह पे स्टोर कर दिया, दैट इज अ मॉड्यूल। ओके, डेफिनेशंस फ्रॉम मॉड्यूल कैन बी इंपोर्टेड इनटू अदर मॉड्यूल, ठीक है। एक मॉड्यूल से, एक मॉड्यूल के अंदर जो भी चीजें स्टोर है, इस फाइल के अंदर जो भी चीजें स्टोर है, तो दूसरी फाइल भी एक्सेस कर सकती है, ठीक है, इंपोर्ट करके। इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, फिर इसके अंदर कोई चीज रखी होगी, आपने कोई चीज बनाई होगी, तो दूसरी फाइल भी एक्सेस कर सकती है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, here is an example of some module name support.py। support.py आपके पास कोई एग्जाम्पल था, कोई मॉड्यूल था, उसके अंदर ये डेटा रखा हुआ है, ठीक। आप इसे समझ सकते हो, ये एक ही फंक्शन बना हुआ है। अब आपने कोई और दूसरी बनाई, s2.py। s2.py एक अपने फाइल बनाई, ठीक है। आप उसके ऊपर सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखोगे, import। इंपोर्ट के बाद आप ये नाम दे दोगे सपोर्ट डॉट पाई, और सपोर्ट डॉट पाई के बाद में आप इस प्रिंट फंक्शन को इस वाली S2 पाई में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज इंपोर्टेशन ऑफ मॉड्यूल। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब घबराइएगा नहीं। अगला हम लोग का टॉपिक ही हुआ है इम्पोर्ट स्टेटमेंट। इम्पोर्ट स्टेटमेंट क्या होती है? द इम्पोर्ट स्टेटमेंट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ रनिंग द इम्पोर्ट प्रोसेस ऑफ एनी मॉड्यूल। कोई मॉड्यूल को इम्पोर्ट करने के लिए जो भी स्टेटमेंट यूज होती है, दैट इज इम्पोर्ट स्टेटमेंट, ठीक है। An import statement is made up of import keyword along with the name of the module। जब आप जो import statement होती है बेसिकली import keyword की हेल्प से बनी होती है, और उसमें import keyword के बाद हमें मॉड्यूल का नाम यूज करना होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको, import के बाद आप क्या लिखोगे, मॉड्यूल का नाम, जो भी मॉड्यूल आप import करना चाहते हो। The import statement combines two operations। import statement दो ऑपरेशन करती है। इट सर्चेस फॉर द नेम मॉड्यूल, वो पहले नेम मॉड्यूल को सर्च करती है कि वो मॉड्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। फिर उसके बाद क्या करती है, इट बाइंड्स द रिजल्ट ऑफ दैट सर्च टू अ नेम इन अ लोकल स्कोप। फिर उसके बाद वो उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करके, मतलब वो जब जो भी सर्च रिजल्ट आते हैं उनको बाइंड कर देती है विद द फाइल, ठीक। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, इंपोर्ट मैथ। अब मैथ एक मॉड्यूल है, इसके अंदर मैथ की कुछ डिफिनीशंस हैं, कुछ फंक्शंस हैं, ठीक। तो उस मैथ मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट कर लिया। प्रिंट, अब प्रिंट यहाँ हम क्या कर रहे हैं, मैथ डॉट पाई, हम लोग यहाँ पाई की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। मैथ के अंदर पाई की वैल्यू स्टोर है, तो मैथ डॉट पाई हम लोग लिखेंगे तो पाई की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी। वेयर वी रन द प्रोग्राम द आउटपुट विल बी 3.1415 ब्ला 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 ब्ला। मैं नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ लो, ठीक है। तो मैथ एक फंक्शन था, मैथ एक मॉड्यूल था जिसके अंदर काफी सारे फंक्शन, काफी सारे एट्रीब्यूट, काफी सारी वैल्यूज है, वेरिएबल्स हैं, ठीक है। उनको आप एक्सेस कर सकते हैं दूसरे मॉड्यूल के अंदर, दूसरे प्रोग्राम के अंदर, बाय इम्पोर्टिंग इट। आपने मैथ इंपोर्ट किया, आप मैथ के फंक्शंस को, वेरिएबल्स को यूज कर सकते हो, ओके। तो दैट इज बेसिकली इंपोर्ट स्टेटमेंट। इंपोर्ट स्टेटमेंट ये है, इंपोर्ट प्लस मॉड्यूल का नाम, राइट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, कभी सोचा है? क्योंकि बोल देता है these guys are very abstract types, these guys are very abstract in behavior, ठीक है। तो वो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है छिपा हुआ, बोल सकते हो आप। छिपा हुआ मतलब जिसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, जिसकी बनने की डिटेल्स हाइड हो। जैसे कैन ऑल्सो भी रिफर्ड एज एडीटीज। अब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उनको एडीटीज भी बोल सकते हैं। एडीटीज आर ऑल्सो सिमिलर टू अदर डेटा टाइप्स, ये अदर डेटा टाइप की तरह होते हैं, मतलब इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आप स्टोर करते हो, ठीक है। बट इसमें एक डिफरेंस ये होता है कि इसमें एडीटीज में हमें ऑपरेशन बताए जाते हैं कि इससे आप ये कर सकते हो, बट आप, मतलब ये कैसे हो रहा है ये हमें पता नहीं होता, ठीक है। इट इज लाइक यू नो हाउ टू ड्राइव कार एंड डू नॉट केयर अबाउट हाउ द इंटरनल प्रोसेस इज गोइंग ऑन। ये इस तरह से कि मान लो आपके पास एक गाड़ी है, आप गाड़ी चलाते हो, आपने ब्रेक लगाया, गाड़ी रुकी, आपको इससे मतलब है मैं ब्रेक लगाऊंगा गाड़ी रुकेगी। आपको ये मतलब नहीं कि मैंने ब्रेक लगाया, ब्रेक फ्लूइड है, वो ब्रेक फ्लूइड जाके सारे
सारे पहियों में गया, पहियों में उसने पिस्टन को पुश किया, उस पिस्टन ने कैलिपर पे प्रेशर दिया, इससे हम लोग के जो भी कैलिपर था उससे उसके डिस्क ब्रेक में डिस्क में फ्रिक्शन हुआ और हम लोग की गाड़ी रुक गई। कॉम्प्लेक्स हो गया ना। हम्म, मैं मैकेनिकल इंजीनियर साउंड कर रहा हूँ ना, मैं अपनी बता रहा हूँ कि ऐसे जैसे कॉम्प्लेक्स हो गया, तो इतना तो और सोचोगे आप, तब तक तो सामने किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी को लेके चले जाओगे आप गाड़ी के साथ में। तो इतना नहीं सोचते आप, सिंपल सा ब्रेक दबाते हैं। आपको मतलब है कि मैं ब्रेक दबाऊंगा गाड़ी रुकेगी, ऑपरेशन होगा, मुझे इंटरनली क्या हो रहा है मुझे नहीं जानना। सो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ठीक है, सिमिलर वे लिस्ट में क्या इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं, हमें ऐड करना है लिस्ट डॉट ऐड, निकालना है लिस्ट डॉट पॉप। ओके। और कुछ भी करना है तो हम लोग के पास लिस्ट के सारे मेथड्स पड़े हैं। ठीक है, अब जस्ट समझो कि लिस्ट में ऐसे कुछ कुछ वैल्यूज होती है, फू, बार, बास, क्यू, यू, एक्स, पता नहीं क्या है, कुछ भी वैल्यूज है, कुछ भी वैल्यूज है, ये सारी स्ट्रिंग वैल्यूज है, एक स्ट्रिंग लिस्ट है। ठीक है, ये सारी चीजें स्टोर है, आप इनको एक एक करके ट्रेवर्स कर सकते हो, आप एक साथ भी प्रिंट कर सकते हो, लिस्ट को लिस्ट का नाम लेके प्रिंट कराओगे सारी प्रिंट हो जाएगी। तो आप कैसे इसकी वर्किंग हो रही है मुझे मतलब नहीं है, मुझे इसके ऑपरेशन से मतलब है। ठीक है, तो दैट इज अ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। उसके बाद जो सेकंड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हम लोग के पास ये स्टैक। अब स्टैक हम लोग को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो एक्चुअली वैसे तो बहुत टफ होता है, अगर आपने सी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा स्टैक टफ होता है। बट यहाँ पे क्या, हम स्टैक के साथ में कुछ फंक्शंस दिए होंगे, उससे हम लोग स्टैक को बनाएंगे, डॉट पुश करेंगे, डॉट पॉप करेंगे, डॉट टॉप करेंगे, उससे सारी चीजें हो जाएंगी। मतलब कुछ फंक्शंस दिए होंगे प्री बिल्ट, जिनकी हेल्प से सारे ऑपरेशन हो जाएंगे। नाउ स्टैक होती क्या है? लिस्ट तो मैंने बता दिया आपको, लिस्ट में क्या होता है, जैसे कोई भी राशन की लिस्ट हो गई, कोई भी सामान की लिस्ट हो गई, ठीक है, वो लिस्ट हो गई जहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट स्टोर हो। अदर टाइप के एलिमेंट्स भी स्टोर हो सकते हैं, बट ये एक लिस्ट है। अब स्टैक क्या होता है, इसमें इस लिस्ट में अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप ऐसे ऐड करोगे, पीछे से ऐड करोगे। ओके, पीछे से ऐड करोगे। स्टैक में क्या होता है, स्टैक एक्सेप्ट टाइप में कि जिस फॉर्म में नोट की गड्डियां रखी हुई है, इस फॉर्म में सारा डेटा आता है, मतलब ऐसे निकलता कैसे, ऐसे। मतलब अगर सबसे पहले कौन सी नोट की गड्डी है, नीचे वाली। सबसे बाद में कौन सी आई होगी, नीचे वाली। सबसे पहले कौन सी निकलेगी, ऊपर वाली। जब ये निकलेगी, फिर ये निकलेगी, फिर ये ऐसे से करके, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट इन लास्ट आउट। जो पहले आया वो लास्ट में जाएगा। तो स्टैक जो होता है वो फर्स्ट इन लास्ट आउट पे वर्क करता है। ठीक है, स्टैक का मतलब ही झुंड होता है एक तरह से। नाउ जो हम लोग के पास जो थर्ड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है दैट इज क्यू। क्यू क्या होती है, आपने अधिकतर सुना होगा गाने सुनते हुए, या कोई अंग्रेज वंग्रेज होगा ना, आजकल की नहीं होती शोबो गर्ल्स, साउथ बॉम्बे गर्ल्स, साउथ दिल्ली गर्ल्स, उन्हें बोलते हैं अरे भैया लाइन में आइए। वो लाइन क्यू ही होती है ना। क्यू को हम लोग अगर लाइन कंसीडर करते हैं, तो अभी समझो आइसक्रीम शॉप है ना, उसके बाहर ही लाइन लगी हुई है, ये कुछ लोग जा रहे हैं मंत्री मंत्री का कोई मतलब नहीं इनसे में। ये देखिए लाइन लगी हुई है यहाँ पे कई सारे लोगों की जो आइसक्रीम के लिए खड़े हुए हैं, भाई आइसक्रीम दे दो, आइसक्रीम दे दो। ठीक, तो ये एक क्यू है। अब इस क्यू में क्या होगा, लोग यहाँ से जैसे ये लड़की आगे फोन चला रही है, इस क्यू एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है जो वर्क करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे। जो पहले आया है वो पहले जाएगा। ठीक है, जो अब लाइन में कोई ऐड होना चाहता है तो पीछे से ऐड होगा, ऑब्वियसली बात है, बीच में से नहीं आ सकता है, जो एथिक्स बोलते हैं हम लोगों के। और इस लड़की को अगर आइसक्रीम मिल गई तो यह लड़की निकल जाएगी, और इस लड़की का प्लेस भी पीछे वाली लड़की ले लेगी। तो जो पहले आया, जो पहले खड़ा है वही पहले चला जाएगा। सो ठीक है, तो बेसिकली यही जो क्यू होता है, आप जनरली इस आइसक्रीम वाली शॉप से याद रखिएगा। आप इतना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लिखोगे दैट इज मोर देन इनफ ना। ओके, इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। अब क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये वैसे अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है कि क्लास क्या होती है, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऊप्स क्या होती है। ऑल दो इसके ऊपर पूरा पूरा सब्जेक्ट भी है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आप लोग पढ़ोगे थर्ड ईयर में अपने, फिफ्थ या सिक्स सेम में। तो हो सकता है तब हम लोग उसके भी वीडियोस बनाए। जुड़े रहिएगा हम लोग के साथ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को हम लोग को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ताकि कोई भी हम लोग अपडेट देंगे ना तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नौ, क्लास क्या होती है?
क्लास कैन, देखिए मैं आपको ये बता दूं, क्लास और ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये दो स्तंभ हैं, खंभे हैं पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। और आपको अगर कहीं भी प्लेसमेंट लेना है, कुछ भी करना है अपनी लाइफ में, तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आनी ही चाहिए। ओके। नाउ क्लास क्या होता है? अ क्लास कैन बी डिफाइंड एज अ ब्लूप्रिंट और अ प्रीवियसली डिफाइंड स्ट्रक्चर फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर मेड। अब क्लास एक ब्लूप्रिंट बोल सकते हो या जो हम लोग स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, ठीक है, वो होता है। जैसे समझो यहाँ पे क्यू बना था, स्टैक बना था, तो ये क्या था? ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स थे जो, या डेटा टाइप्स थे जो पाइथन दे रहा था। बट हम खुद का डेटा टाइप चाहते हैं तो क्या करेंगे? वो हम लोग क्लास की हेल्प से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये फॉर्म है, अब ये फॉर्म है, मुझे आप इतना बता दो, ये जो भी फॉर्म है, ये पर्टिकुलर इस फॉर्म में, ये फॉर्म की 15-20 कॉपी हो गई, 15-20 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो ये सिमिलर फॉर्म था ना, तो ये क्लास है, एक ब्लू प्रिंट है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोग आके अपना डेटा फिल करेंगे और वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो क्लास इज अ ब्लू प्रिंट। क्लास आर डिफाइंड बाय यूजर, क्लासेस को यूजर डिफाइन करते हैं। इन पाइथन अ क्लास इज डिफाइंड बाय अ कीवर्ड। पाइथन में क्लास कीवर्ड का यूज करके हम लोग क्लास डिफाइन करते हैं। सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले क्लास लिखते हैं, फिर क्लास का नेम लिखते हैं। जैसे क्लास बाबूजी, क्लास स्मार्ट इंजीनियर बाबू, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल फ्रूट इज अ क्लास। फ्रूट एक क्लास है, फ्रूट एक बड़ी क्लास है। उसके अंदर एप्पल, मैंगो, बनाना, ये उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। क्योंकि एप्पल भी क्लास, मतलब एप्पल भी फ्रूट है, मैंगो भी फ्रूट है, बनाना भी फ्रूट है। वेजिटेबल्स में क्या क्या है? बैंगन, तुरई, लौकी, ये सब वेजिटेबल्स है। वेजिटेबल इज अ क्लास एंड बैंगन, तुरई, लौकी आर देयर ऑब्जेक्ट, ठीक है। एट्रीब्यूट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स आर कलर, टेस्ट, ईटीसी। अब इनके कुछ भी एट्रीब्यूट्स, मतलब इनकी कुछ भी प्रॉपर्टीज हो जाती है। जैसे अपना एट्रीब्यूट क्या होता है इंसानों का? हाइट हो गई, कलर हो गया, वेट हो गया, है ना, जेंडर हो गया। वैसे ही फलों के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? फल का साइज हो गया, फल का वेट हो गया, कलर हो गया, टेस्ट मतलब मीठा है, खट्टा है ना, स्वीट है, सोर है ना। अब इतना पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सुन लिया, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास दैट हैज सम एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस होता है क्लास का, जिसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट और बिहेवियर होते हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्ट बिहेव अकॉर्डिंगली टू द क्लास ऑफ विच इज एन ऑब्जेक्ट। अब वो ऑब्जेक्ट उसी क्लास की तरह बिहेवियर करता है, मतलब उसी क्लास की तरह बिहेवियर करता है जिसको बिलोंग करता है। जैसे एक फल है, वो फल की तरह ही बिहेव करेगा। जैसे एक क्लास की एनिमल, उसके अंदर क्या थे? कुत्ता बिल्ली, तो कुत्ता बिल्ली एनिमल की तरह ही बिहेव करेंगे, इंसान की तरह चलने लगे, नहीं लगेंगे तो करो तो, ठीक। ऑब्जेक्ट्स कैन बी यूज्ड टू एक्सेस द एट्रीब्यूट ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट्स क्लास के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए भी यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। द सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट इन पाइथन इज सिमिलर टू द कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए जो सिंटेक्स होता है वो सिमिलर होता है फंक्शन कॉल करने में। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम दोगे, फिर क्लास का नेम और पैरेंथेसिस, बस वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जैसे स्टूडेंट एक क्लास थी और S1 एक ऑब्जेक्ट, और आपने S1 लिखा इक्वल में स्टूडेंट क्लास का नाम और फिर पैरेंथेसिस, तो ये S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ओके। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात लिखी हुई है। क्या बात लिखी हुई है? इट इज लाइक व्हेन यू फिल द फॉर्म। ये मतलब इस तरह से। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, एक क्लास है, उसका नाम है इंटेलीपैड क्लास, ठीक है। नाउ अब ये एक हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर बना लिया, इनिट फंक्शन बना लिया, डेफ कीवर्ड का यूज करके, डेफ इनिट, जिसके अंदर सेल्फ और कोर्स कोर्स नाम के हम लोगों ने, सेल्फ तो बेसिकली आप ना समझो एक एट्रीब्यूट। सेल्फ क्या होता है, ये आपको समझने के लिए थोड़ा पाइथन का प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग करनी होगी। एक्चुअली इसमें कोर्स ही हम लोग एक ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर रहे हैं इस फंक्शन को। तो सेल्फ डॉट कोर्स, हम लोग कोर्स मतलब कोर्स बेसिकली यहाँ पे एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं इस कोर्स को, ठीक है। नाउ डिस्प्ले एक फंक्शन बना दिया जिसके अंदर ये सारी चीजें डिस्प्ले हो रही हैं, राइट। तो बेसिकली इनिट फंक्शन का काम यही होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसके साथ में इनिट फंक्शन चल जाएगा। नाउ
str मेथड, str से आप क्या समझते हो? str एक स्ट्रिंग थी, एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं एज एन str, ठीक है। str method is an informal or nicely printable string representation of an object. This is for the end user. अब str मेथड की हेल्प से आपको ये एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हो स्ट्रिंग को, ठीक है। या बेसिकली एक स्ट्रिंग, आप एक स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकते हो। इट इज कॉल्ड बाय str ऑब्जेक्ट एंड बिल्ट इन फंक्शन सच एज फॉर्मेट एंड प्रिंट। अब ये ना कुछ बिल्ट इन फंक्शंस की हेल्प से कॉल किया जाता है या इम्प्लीमेंट किया जाता है, दैट आर फॉर्मेट एंड प्रिंट। क्योंकि अगर आप कोई स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहे हो, स्ट्रिंग आप डिस्प्ले पे दिखा रहे हो, तो कहीं ना कहीं प्रिंटिंग तो चल ही रही है, ठीक है। द रिटर्न वैल्यू ऑफ द मेथड इज स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। अब इसकी जो रिटर्न वैल्यू होती है स्ट्रिंग str मेथड की, वो एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होती है। नोट दैट पॉइंट, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि अब अगर स्ट्रिंग मेथड ही स्ट्रिंग के बारे में, तो रिटर्न भी वो स्ट्रिंग ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्लास क्या है? अकाउंट। और वो क्या कर रहा है? str क्या है? str बेसिकली स्ट्रिंग मेथड है, और वो मेथड क्या रिटर्न कर रहा है? अकाउंट और विद द स्टार्टिंग अमाउंट, कुछ कुछ एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, ठीक है। दैट्स इट। उसके बाद आप इसको कॉल कैसे करोगे? ऐसे str लिखोगे और उसके बीच में acc, मतलब आगे आगे कोई वेरिएबल का नाम दे दोगे, तो वो सारी चीजें कॉल हो जाएंगी। नाउ, अभी str बेसिकली इसीलिए यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट स्ट्रिंग्स इन अ बेटर वे। ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग आपको वो करवानी है ना, प्रिंट करवानी, तो उसको वैसे आप इसको एक कोई अलग मेथड बना के भी कर सकते हो। str की जगह कोई भी मेथड बना के, प्रिंट नाम का कोई भी मेथड, ओके। नाउ देयर आर सम कंपैरिजन मेथड्स। द कंपैरिजन मेथड्स आर यूज्ड व्हेनेवर these operators are used with the object। जब कोई ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन मेथड यूज करते हैं, ठीक है। द कंपैरिजन मेथड आर आल्सो कॉल्ड एज रिच कंपैरिजन मेथड। अब ये वाले कंपैरिजन मेथड्स को रिच कंपैरिजन मेथड भी कहते हैं, और कंपैरिजन मैजिक मेथड भी बोलते हैं, ओके। फॉलोइंग आर द कंपैरिजन मेथड्स। अब ये कुछ जो है, ये फॉलोइंग, ये जो है कंपैरिजन मेथड्स है। जैसे इट, आई टी, एल ई, ई क्यू, एन ई, जी टी, जी ई। अब आई टी का मतलब क्या है? एक्स इज लेस देन वाई। एल ई का मतलब है एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल टू वाई। ई क्यू का मतलब एक्स इक्वल इक्वल वाई। एन ई का मतलब एक्स नॉट इक्वल टू वाई। जी टी का मतलब ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन वाई, ठीक है। एल ई का मतलब लेस देन इक्वल टू होता है, ठीक। और एक्चुअली आई टी की जगह ना एल टी होना चाहिए था, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है मेरे से, ठीक है। तो यहाँ पे आई टी होना चाहिए था, इसका एल टी होना चाहिए था। तो एल टी का मतलब क्या होता है? एल टी का मतलब होता है लार्जर देन, ठीक है। जी टी का मतलब ग्रेटर देन, तो या स्मॉलर देन बोलो आप इसको, ये बोल सकते हैं एक्स इज स्मॉलर देन वाई, या वाई इज ग्रेटर देन एक्स, कुछ भी। नाउ ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। जी टी जी ई, ये सारे फंक्शंस यूज कर सकते हो आप ऑब्जेक्ट के साथ, जिसमें आप ऑब्जेक्ट की कुछ वैल्यूज को आपस में कंपेयर कर रहे होगे, ठीक। आफ्टर दैट we have some arithmetic methods that are used between objects: add, subtraction, multiplication, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लोर डिवीजन और डिवीजन ऑपरेटर। तो आप चाहो तो इनको थोड़ा डीप डाउन करके पढ़ सकते हो, वरना उसके बारे में अगर आप थोड़ा थोड़ा जानते हो कि ऐड से क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो ऑपरेशन दो ऑब्जेक्ट के बीच में सब्सट्रैक्शन, एंड मल्ट से एनयूटी से मल्टीप्लिकेशन, फ्लोर डिफ से फ्लोर डिवीजन, डिफ से डिवीजन, दैट इज इनफ, ओके। इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स एग्जाम में भी नहीं पूछता आपसे कि आप इन सब के बारे में एक प्रोग्राम लिखो। नाउ हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है, दैट जो सबसे बड़ा टॉपिक भी है, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इनहेरिटेंस, मेथड ओवरराइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन और डेटा हाइडिंग। तो चलिए ना, पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच मेनली फोकसेस ऑन द ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ऑल्दो ऊप्स भी बोलते हैं, ओ ओ पी एस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ऊप्स भी बोलते हैं। द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच, ये अप्रोच फोकस करता है ऑब्जेक्ट और क्लासेस के ऊपर, ठीक है।
जबकि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग फोकसेस ऑन द फंक्शन एंड मेथड। जबकि जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जैसे सी इज अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, तो वो फोकस करती है फंक्शंस पे और मेथड्स पे। फंक्शन बोल सकते हो, मेथड बोल सकते हो, सेम चीज होती है फंक्शन एंड मेथड, ठीक। बट जो ऊप्स होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, दैट फोकसेस ऑन ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। द ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, मैं बता चुका हूँ ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होती है। क्लास इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है, क्लास सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होती है, डेटा मेंबर्स और मेथड मेंबर्स को होती है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ कलेक्शन और a concept which focuses on object and classes. नाउ हम लोग के पास एक इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है? कभी कभी आपने किसी को सुना होगा कि आपने अपने पेरेंट्स से क्या इनहेरिट किया अपने अंदर, है ना। इनहेरिट का मतलब होता है कि एक कोई बड़ी क्लास से कोई छोटी क्लास कुछ चीजें अपने अंदर समाहित कर रही है, ले रही है, दैट इज इनहेरिटेंस, ठीक है। नाउ इनहेरिटेंस इज अ प्रोसीजर वेयर वन क्लास कैन एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक क्लास की कुछ चीजों को दूसरी क्लास एक्सेस कर सकती है। जैसे आपके कपड़े आपको छोटा भाई पहन सकता है ना, आपकी चीजों को एक्सेस कर सकता है। इट इज सिमिलर लाइक अ चाइल्ड हैज सम क्वालिटीज ऑफ पेरेंट्स। अब ये सिमिलर है जैसे एक बच्चा है, ये बच्चा बच्चा शैतान सा बच्चा उंगली दिखा रहा है, इस बच्चे के अंदर कुछ कुछ क्वालिटीज अपने पेरेंट्स की होंगी। तो ये एक अलग लेवल है, ये एक अलग लेवल है। तो पेरेंट्स की कुछ क्वालिटी को अपने अंदर ले रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं सारी क्वालिटी है, लेकिन कुछ क्वालिटीज को ले रहा है। दैट प्रोसीजर इज ऑल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वालिटीज तो ये इनहेरिट कर रहा है। सिमिलर में अगर हम लोग टेक्निकल टर्म्स में बात करें, तो जब एक क्लास है जो क्लास मतलब पेरेंट क्लास होती है उसको बेस क्लास बोलते हैं, और जो क्लास चाइल्ड क्लास होती है उसको डिराइव्ड क्लास बोलते हैं। अब ये डिराइव्ड क्लास ऊपर वाली क्लास से कुछ ना कुछ एक्सेस कर रही है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज उसकी एक्सेस कर रही है, ठीक है। जैसे इस वाली क्लास में कोई एक फंक्शन था एफ नाम का, ठीक है। तो ये वाला एफ अब ये क्लास बी भी चला सकती है अगर ये इसको इनहेरिट कर रही है, ठीक है। तो ये बी का कोई भी ऑब्जेक्ट इस एफ को चला सकता है, दैट्स इट। मतलब एक क्लास के जो भी एट्रीब्यूट, जो भी क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स हो गए या प्रॉपर्टीज हो, उनको दूसरी क्लास एक्सेस कर सकती है। नो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ लेते हैं कि इनहेरिटेंस कितने टाइप की होती है। ऑल्दो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ कुछ डिफरेंट होता है इनहेरिटेंस के टाइप्स में, बट पाइथन में बेसिकली 6 टाइप की यहाँ पे इनहेरिटेंस दिखाई गई है। एक है सिंगल इनहेरिटेंस, जहाँ पे क्लास बेस क्लास एक है, मतलब एक क्लास से ही दूसरी क्लास और डिराइव्ड क्लास भी है। एक डिराइव्ड क्लास अपने ऊपर की एक ही क्लास से डेटा ले रही है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास दो लोग का डेटा ले रही है, वो ए की भी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकती है, बी की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकती है, मम्मी पापा बेटा, ओके। नाउ बेस क्लास, अब इसमें क्या है, जो सी एक डिराइव क्लास है, ठीक है। डिराइव क्लास जिसकी प्रॉपर्टीज एक्सेस कर रही है वो ऑलरेडी किसी और की प्रॉपर्टीज एक्सेस कर रही है, ठीक है। जैसे आपने अपने पापा से कुछ आदतें ली, ब्लड ग्रुप लिया, और आपके पापा ने वो ब्लड ग्रुप कहाँ से लिया, आपके दादाजी से लिया। तो ये हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। नाउ हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या है कि एक बड़ी क्लास है, आपके पिताजी, और आप 3 भाई बहन हो, ठीक है, और तीनों के अंदर पापा की कुछ प्रॉपर्टीज आई हैं, तो ये हो गई हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ना हाइब्रिड इनहेरिटेंस में आप इन सबको मिला दो, ठीक है, एक पैकेट में डालो, एक बल्ली में डालो, उसका कुल्हड़ पिज्जा बना दो, वो होगी हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इन सबका मिक्सचर होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ओके। आई होप आपको समझ आ गया, इनके आपको नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, ओके। ना हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज मेथड ओवरराइडिंग। Method overriding means that the method of parent class can be used in subclass with different or special functionality. इसका मतलब कुछ फंक्शंस आपके पेरेंट क्लास में होते हैं, कुछ फंक्शंस आपके बेस क्लास में डिराइव क्लास में होते हैं। तो जो पेरेंट क्लास के फंक्शन है और डिराइव क्लास के फंक्शन है वो सेम भी हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इस क्लास में जो फंक्शन डिफाइन था, अब मैं चाहता हूँ इस फंक्शन में कुछ चेंज हो, जैसे आपके पापा प्रोफेशन से कुछ और थे, आप चाहते हो मेरा प्रोफेशन कुछ और हो जाए, उसको बोलते हैं क्या, प्रोफेशन ओवरराइडिंग। यहाँ पे क्या ऐसे ही मेथड में होता है कि ऊपर वाली क्लास में कुछ और मेथड की डिफिनेशन थी, बट नीचे डिफिनेशन को चेंज करना चाहते हो, कुछ स्पेशल करना चाहते हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। जैसे आप समझो यहाँ एक क्लास पेरेंट है, उसके अंदर एक ओवर मेथड है, वो क्या करता है, पेरेंट
प्रिंट करता है दिस इज अ पेरेंट क्लास, ठीक है। ना हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई जो पेरेंट को एक्सटेंड वो कर रही है, इनहेरिट कर रही है, ठीक है। इनहेरिट कैसे करते हैं देखिए, पैरेंथेसिस लगा के इनहेरिट करते हैं, ठीक। चाइल्ड आप एक क्लास का नाम लिखोगे, उसके पैरेंथेसिस के अंदर बेस क्लास का नाम लिखोगे या पापा क्लास का नाम लिखोगे। उसके अंदर भी हमने सेम फंक्शन बनाया ओवर मेथड नाम से, और उसके अंदर लिख दिया दिस इज इन चाइल्ड क्लास। अब हमने सी एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब ये क्या है, सी डॉट ओवर ओवर मेथड किया हमने, ठीक। तो क्या प्रिंट होगा, ऑब्वियसली प्रिंट होगा जो सी क्लास में जो मेथड है, ठीक है। बट अगर हम ये वाला मेथड ना बनाते तो ये वाला मेथड चल जाता है। समझ गया। बट अगर हम अभी इस पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के चलाएंगे तो ये मेथड ही चलेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। सबसे पहले तो बताओ पॉलीथीन क्या होती है। हाँ, मल्टीपल पॉलीथीन मतलब पॉली एथीन, ठीक है, जिसमें एथीन के मल्टीपल कंपाउंड्स होता है। वैसे ही पॉली का मतलब होता है बहुत सारा। तो द वर्ड पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स बहुत सारा। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स एन ऑब्जेक्ट है मैनी फॉर्म्स, मतलब एक ऑब्जेक्ट की बहुत सारी फॉर्म हो सकती है। जैसे फोन इज अ क्लास, तो फोन की फोन एक क्लास है, फोन एक बोल सकते हो टॉप क्लास है, ठीक है, जिसके कई सारे फॉर्म हो सकते हैं। जैसे फोन का एक फॉर्म क्या हो सकता है, फीचर फोन, ये बटन वाला कीपैड। उसके बाद फोन का एक फॉर्म हो सकता है टच स्क्रीन फोन, मतलब टच स्क्रीन फीचर फोन। देन फोन का एक फॉर्म हो सकता है स्मार्टफोन। बट है तो सारे स्मार्ट सारे फोन ही ना, कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे होंगे ना, स्टैंडर्ड कि इनमें से कॉलिंग हो सकती है, ठीक है। तो है तो सारे फोन ही, कहलाएंगे सारे फोन ही, बट उन वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, राइट। तो ये होती है पॉलीमॉर्फिज्म। नाउ our next topic is data encapsulation. In Python programming language, encapsulation is a process of restrict the access of data members. This means that the internal details of an object may not be visible from outside the object definition. बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, कोई प्रॉपर्टीज बनाई, आप उनकी मतलब कौन उनको एक्सेस कर सकता है, कौन सी क्लास उनको एक्सेस कर सकती है, कौन सी क्लास एक्सेस नहीं कर सकती है, इसके लिए भी आप प्रिविलेज दे देते हो। मतलब ये भी आप कर सकते हो कि आप इसको डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। किस बेसिस पे, दिस द मेंबर इन द क्लास कैन बी असाइंड इन 3 ways: पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। उस क्लास के जो भी मेंबर्स हैं, फंक्शंस हैं या वेरिएबल्स हैं, उनको 3 वेज में डिफाइन किया जा सकता है: पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। अगर आप पब्लिक मोड में प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड मोड में डिफाइन करना चाहते हो तो आप उस नाम के वेरिएबल के नाम के आगे एक सिंगल अंडरस्कोर लगा दोगे। आप अगर प्राइवेट मोड में करना चाहते हो तो आप 2 ऐसे अंडरस्कोर लगा दोगे। अब देखो, पब्लिक प्राइवेट का क्या मतलब, पब्लिक का मतलब कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट का मतलब कोई नहीं एक्सेस कर सकता है, सिर्फ उसी क्लास के अंदर के, जैसे एक ही क्लास है, एक ही क्लास है। तो पब्लिक मोड का क्या मतलब है कि ये वाली क्लास एक ऑब्जेक्ट बनाएगी और इसकी प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकती है। बट प्राइवेट का क्या मतलब है, प्राइवेट का मतलब है कि हमारे पास जो ये क्लास है ना, ये वाली ए, ये पहली वाली क्लास, इस क्लास की प्रॉपर्टीज सिर्फ इसी के अंदर एक्सेस हो सकती है। ये क्लास चाह के भी इसकी प्रॉपर्टीज एक्सेस नहीं कर सकती। बट सिमिलर में प्रोटेक्टेड का क्या मतलब है बताओ। अगर ये वाली क्लास इस वाली क्लास को इनहेरिट कर रही है, ठीक है, तो इस क्लास की प्रॉपर्टीज ये एक्सेस कर सकती है। बट जो क्लास इसको इनहेरिट नहीं कर रही वो नहीं कर सकती। है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट आप थोड़ा इसको पॉज कर करके धीरे से सुनिएगा, समझ आएगा आपको। मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स के नाम लिखे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है, जैसे नेमिंग कन्वेंशन क्या है, पब्लिक वेरिएबल का नाम ऐसे लिख सकते हो आप। प्रोटेक्टेड वेरिएबल के नाम के आगे सिंगल अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा, प्राइवेट के आगे आपको डबल अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। ओके, नाउ public can be accessed from anywhere. They are like the protected में they are like the public member, but they can be directly accessed by from outside. Public member होते हैं just for derived class, ठीक है। They cannot be seen and accessed from outside the class. ये क्लास के बाहर यूज नहीं किए जा सकते। Easy. Now, our last topic is data hiding. So, what is data hiding? In Python programming, there might be some cases when we intended to hide attribute of object outside the class definition. कभी कभी पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स को हाइड करना चाहते हैं आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन, क्लास की डेफिनेशन में, मतलब उनको प्राइवेट मोड में बनाना चाहते हैं, उसको डेटा हाइडिंग बोलते हैं।
टू अकम्प्लिश दिस, इसको अकम्प्लिश करने के लिए हम डबल अंडरस्कोर यूज करते हैं बिफोर द नेम ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड दीज एट्रीब्यूट विल बी विजिबल डायरेक्टली आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। ठीक है, विल नॉट बी विजिबल डायरेक्टली आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन, मतलब बेसिकली डेटा हाइडिंग वही प्रोसेस हो गया कि आप कोई एक मेंबर फंक्शन को आपने प्रोटेक्टेड मोड प्रोवाइड कर दिया या प्रोटेक्टेड मोड में डिफाइन किया, जिससे वो सिर्फ उसी क्लास के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। जैसे दो क्लास थी, ये सारा कॉन्सेप्ट कहाँ से है, इनहेरिटेंस वजह से है।